हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो विचार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राथमिक पादपों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? पादपों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तब प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों का एक बड़ा समूह है। जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं नेचर के अंदर, उसका एक बड़ा समूह है। ये प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले यौगिक है। ठीक है, सर्वाधिक पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? CHO से बने कार्बनिक कंपाउंड है, जिनके का अनुपात कितना होता है? वो 121 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 और कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ठीक है, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2nOn या CHH2O होता है। CnH2n और ON होता है। क्या होता है? Cn और H2n और ON होता है। जैसे हम, या फिर CX या H2O वही होता है, जहाँ X कार्बन परमाणुओं की संख्या, Y जल के अणुओं की संख्या है। X तो क्या है? कार्बन को डिनोट कर रहा है। Y क्या कर रहा है कि मतलब जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल कितने उसको डिनोट करता है। डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला क्या होता है? 5 10 4। ठीक है, 5 10 4 CHO का 5 10 7। और रेमनोज जिसका होता है 6 12 5 होता है। क्या होता है? 6 12 5। ठीक है, फिर बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट है। रेफिनोज से कार्बो, लेकिन इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn नहीं है। जो इसका सामान्य सूत्र है ना, वो क्या? CnH2n और ON नहीं है। एसिडिक एसिड CH3 OH का सामान्य सूत्र CnH2nOn नहीं है, लेकिन AN है, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है? CnH2n है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो लगता है वो इसके अंदर लगता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। केमिकली रूप से अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो प्रकाशिक सक्रिय या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। या जल अपघटन पर वे ऐसी इकाइयां उत्पन्न करते हैं, मतलब जो वाटर हाइड्रोलिसिस होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? मतलब ऐसी यूनिट उत्पन्न करते हैं। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट एक प्रकाशिक सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसके पास OH हो। ये क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? का अनुपात जल के समान होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? ऑक्सीजन के समान होता है। किसका देख रहे हैं हम? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के बराबर होता है। कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि यह शक्कर, लैटिन शब्द सेक्रीन का अर्थ शक्कर होता है। ठीक है, स्वाद में मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड कहते हैं। सेकेराइड का जो लैटिन शब्द क्या होता है? सेक्रीन, जिसका मतलब होता है शक्कर, और यह स्वाद में मीठे होते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, एक लक एक लक मोनोमर इकाइयों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम बात करेंगे। देखिए, मोनोमर की बेसिस पे बात करें तो कितने हो जाते हैं मोनोमर की बेसिस पे? एक हो जाता है मोनोसेकेराइड, एक हो जाता है ओलिगोसेकेराइड, एक हो जाता है पॉलीसेकेराइड। कौन सा? मॉप की बेसिस पे हम याद कर सकते हैं सिंगल मोनोमर्स को, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है? हमारा मोनोसेकेराइड आ जाता है। मोनोसेकेराइड की एग्जांपल हम देखें तो कौन से है? ट्राइयोज है, जो कि क्या है? एग्जांपल किसका है? ग्लिसरॉल्डिहाइड का है। फिर टेट्रोज है, जो कि किसका है? इरिथ्रोज का एग्जांपल है। ठीक है, इसके पास में 3 कार्बन, इसके पास में 4 कार्बन। फिर आ जाता है पेंटोज के पास में क्या होता है? 4 कार्बन, जिसका एग्जांपल क्या हो जाता है? राइबोज हो जाता है और रिबुलोज हो जाता है, जो एक प्रकार के क्या है? मोनोसेकेराइड है। फिर हेक्सोज आ जाता है, जैसे कि ग्लूकोज आ जाता है, गिलेक्टोज आता है, मेनोन्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? इनके पास में 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज, गिलेक्टोज, मेनोज।
फिर होता है हेप्टोन्स, हेप्टोन्स का मतलब होता है सिडोहेप्टोनस। ये कौन से मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं ये देख लो। देखो जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जिसके पास में 3 कार्बन है, इरिथ्रोज है 4 कार्बन है, और पेंटोज है, राइबोज ट्यूबुलस 5 कार्बन है, और हेक्सोज जो है जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, इनके पास में क्या होते हैं 6 कार्बन है, हेप्टोज के पास में 7 कार्बन। अब ओलिगोसेकेराइड की अगर बात करें हम, तो ये क्या है, एक तरीका की डाइसेकेराइड है। तो ये क्या होता है, इसके पास में सुक्रोज, ठीक है। ट्राइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड जैसे कि रेफिनोज, रेफिनोज है, स्टाइचिलोज है, वेबिलोज है। देखो सबसे पहले आ जाता है सुक्रोज, ठीक है। फिर बाद के अंदर आ जाता है हमारा ट्राई, फिर आ जाता है रेफिनोज, ठीक है। फिर आ जाता है स्टार्चिलोज, और फिर आ जाता है वेबिलोज। ये हो जाता है 3 कार्बन। ये होता है डाइसेकेराइड, ये होता है डाइसेकेराइड, ये ट्राइसेकेराइड, ये टेट्रा, ये पेंटा। डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पेंटासेकेराइड, और सॉरी डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, और पेंटासेकेराइड। पेंटासेकेराइड का एग्जांपल है वेबिलोज, और टेट्रासेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्चिलोज, और ट्राइसेकेराइड का एग्जांपल है हमारा रेफिनोज, और डाइसेकेराइड का एग्जांपल है सुक्रोज। अब अगर पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें, तो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ना, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है होमोपॉलीसेकेराइड, एग्जांपल हो गया स्टार्च और सेल्यूलोज। होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर आ जाता है स्टार्च और सेल्यूलोज। फिर आ जाता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड के अंदर आ जाता है हमारा पेक्टिन आ जाता है। होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर क्या जाता है, एक तो स्टार्च है, एक सेल्यूलोज है। फिर हेटेरोपॉलीसेकेराइड के अंदर आ जाता है हमारा पेक्टिन आ जाता है। देखो मोनोसेकेराइड की अगर बात करें, मोनोसेकेराइड सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जिन्हें सिंपल शुगर कहते हैं। मोनोसेकेराइड है ना, वो क्या है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मोनोसेकेराइड क्या है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जिन्हें हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। इसका अर्थ है कि ये कार्बोहाइड्रेट की लघुत्तम इकाई है, मतलब इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड का जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है, मतलब CnH2O, CnH2 होता है, Cn और H2 होता है। यह जल में अत्यधिक विलेयशील या स्वाद में मीठे होते हैं। जल में क्या होते हैं, विलेयशील है और मीठे होते हैं बहुत ज्यादा। अधिकांश ये रंगहीन क्रिस्टलीय होते हैं, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता है, और ये क्रिस्टलीय और ठोस होते हैं। मोनोसेकेराइड सीधी श्रृंखला अथवा चक्रीय रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मतलब सीधी चेन के रूप में या फिर साइकिल के रूप में पाए जाते हैं। क्रियात्मक समूह के आधार पर मोनोसेकेराइड को 2 समूहों में बांटा जाता है। मतलब इनका जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसको बेसिस पे हम मोनोसेकेराइड को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। एक तो होता है एल्डोज, एक होता है कीटोज। एल्डोज के अंदर क्या होता है, इसमें जो ग्रुप होता है ना, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, एग्जाम्पल है ग्लूकोज। फिर दूसरा आ जाता है कीटोज, कीटोज के अंदर जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, कीटो कीटोन हो जाता है, जैसे आ जाता है फ्रक्टोज। इसके पास में क्या है, ग्लूकोज के पास में CHO है, जबकि फ्रक्टोज के पास में देखें तो कीटोन है। एल्डोज के नाम के लिए पत्ते ओज का यूज किया जाता है, और कीटो कीटोज के लिए उलोज का यू पत्ते ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड कौन कौन से हैं, हमारा राइबोलोज है, जाइलोज है, राइबोज है, जाइलोज है, और इरिथ्रोज है, जिसके अंदर सब क्या है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। जबकि कीटोन ग्रुप किस किस के अंदर है, रिबुलोज है, जाइलू जाइलुलोज है, और इरिथ्रोलोज है। ये सब कैसे हैं हमारे, इनके अंदर कीटोस वगैरह है, जिसके पास में क्या है, कीटोन ग्रुप है, CO है। फ्रक्टोज, COO, स्वाद में जो होता है ना, क्या होते हैं जिनके पास में कीटोन ग्रुप होता है, वो सर्वाधिक शहद में पाए जाते हैं। फ्रक्टोज जो है, मेनोज, CHO सर्वाधिक योग में पाई जाती है। मेलोज जो है, मेलोज किसमें, योग में पाई जाती है सबसे ज्यादा। अपवाद है, फ्रक्टोज है, कीटोज है, परंतु इसमें उलोज प्रत्यय नहीं होता। फ्रक्टोज क्या है, कीटोज तो है, लेकिन इसका जो प्रत्यय है ना, वो उलोज नहीं है, ठीक है।
फिर देखो सभी मोनोसेकेराइड अपचयित श्रृंखला होती है। क्या होती है? अपचयित श्रृंखला होती है। प्रत्येक में लगभग 200 मोनोसेकेराइड की जानकारी होती है। 20 मोनोसेकेराइड की जानकारी होती है। प्रत्येक जो सभी मोनोसेकेराइड की अपचयित श्रृंखला है, जो प्रत्येक में लगभग 20 मोनोसेकेराइड की क्या होती है? जानकारी होती है। ठीक है, सभी मोनोसेकेराइड अपचायक शर्करा रिड्यूसिंग शुगर है। मोनोसेकेराइड क्या है? एक तरीके की रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इनमें स्वतंत्र सीएचओ या सीओ समूह एक ऊपर के साथ क्या हो जाते हैं? अपचयित हो जाते हैं। जो मतलब ये इनके अंदर जो मोनोसेकेराइड क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो सीएचओ है, सीओ ग्रुप है ना, वो सीओ प्लस या सीओ के साथ में क्या हो जाते हैं? अपचयित हो जाते हैं। मोनोसेकेराइड का यह गुण बेंडिक्ट टेस्ट या फेलिक टेस्ट के आधार पर है। और ये जो गुण है ना, वो किसके आधार पर है? वो बेंटिक टेस्ट या फेलिक टेस्ट के आधार पर। इन टेस्ट के द्वारा मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। जो मतलब यूरिन के अंदर हम किसकी कंपोजिशन किसके अमाउंट देखते हैं? ग्लूकोज की देखते हैं। किसके बेसिस पे? बेंडिक टेस्ट या फेलिक टेस्ट के बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब देखो कार्बन परमाणुओं के आधार पर मोनोसेकेराइड 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। मतलब कार्बन एटम के बेसिस पे मोनोसेकेराइड को ना 5 प्रकार में हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहला जाता है मोनोसेकेराइड। मतलब कार्बन एटम के बेसिस पे हम मोनोसेकेराइड को किसमें डिवाइड कर रहे हैं? 5 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। देखो सबसे पहले जाता है ट्राइओज। ट्राइओज के पास में कार्बन 3 होते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ना, वो कितना है? 363 है। ठीक है, और एल्डोज मोनोसेकेराइड, एल्डोज का एग्जांपल है इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, एल्डो का। और कीटोन का एग्जांपल है इसका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एग्जांपल है इसका। फिर ट्राइओज का देखें, हम टेट्रोज का देखें, तो इसके पास में क्या होता है? 484 इसका फॉर्मूला होता है। और सीएचओ ग्रुप किसमें देखने को मिलेगा? इरेथ्रोज में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कीटोन ग्रुप किसमें देखने को मिलेगा? इरिथ्रोलोज में देखने को मिलेगा। ठीक है, इरिथ्रोज में देखने को मिलेगा। और जो मतलब कीटो ग्रुप है वो किसमें देखने को मिला? इरिथ्रोलोज के अंदर देखने को मिलेगा। फिर हो जाएगा पेंटोज। पेंटोज के पास में क्या फॉर्मूला होता है? 5-10-5 इसका फॉर्मूला होता है। पेंटोज का क्या फॉर्मूला होता है? 5-10-5। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है राइबुलोज या जाइलोज है, किसका? सीएचओ का। और कीटोन का देखा तो राइबुलोज और जाइलुलोज। फिर देखो हेक्सोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मतलब 6-12-6 इसका फॉर्मूला है। सीएचओ ग्रुप किसमें देखने को मिलेगा? ग्लूकोज में। और कीटोन ग्रुप किसमें देखने को मिलेगा? फ्रक्टोज के अंदर देखने को मिलेगा। फिर देखो हेप्टोज का जो फॉर्मूला जाता है ना, वो किसमें? इसका जो फॉर्मूला, इसमें कार्बन कितने हैं? 7 होते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ना, वो क्या है? 7-14-7। ठीक है, फिर देखो शेडोप्टुलोज। इसका मतलब अगर हम किसका एग्जांपल देखें, मतलब जो कीटो एल्डिहाइड है उसका एग्जांपल है सिडोप्टुलोज। फिर है कीटो का अगर एग्जांपल देखें तो वो है सिडोहेप्टुलुलोज। नो सिडोप्टुलोज केल्विन साइकिल में पाई जाने वाली 7 कार्बन की शुगर, मतलब ये केल्विन साइकिल में पाई जाती है और 7 कार्बन की शुगर ही है। फिर देखो कुछ सम इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड, कुछ महत्वपूर्ण जो है पॉलीसेकेराइड हम देखें, तो सबसे पहले जाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद मतलब क्या है? 6 कार्बन का, उसके पास में हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एलडी एल्डोज एल्डोहेक्सोज शुगर है। तो इसमें डिट्रोक्स डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज या ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ठीक है, यह जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण शर्करा है। एनिमल में पाई जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट शर्करा है। ठीक है, यह सीधी श्रृंखला या चक्रित रूप में पाई जाती है, या तो मतलब सीधी पाई जाती है या साइकिल के रूप में ये देखने को मिलती है।
इसका विन्यास निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। डी प्लस ग्लूकोज देखें, देखो तो क्या होता है इसके अंदर सी एच ओ सी एच सी एच ओ, फिर आ जाता है मतलब 6 कार्बन देख रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं 12, ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं 6। कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर बराबर रहता है, हाइड्रोजन का क्या हो जाता है डबल डबल है इसमें। ठीक है, फिर इसकी मतलब इसमें सबसे पहले क्या है COH, फिर आ जाता है CH, फिर आ जाता है मतलब इसमें सेकंड कार्बन पोजीशन के ऊपर ये क्या होता है लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है OH ग्रुप। ठीक है, लास्ट में क्या रहता है CH2OH, ऊपर आ जाता है CHO आ जाता है इसके पास में। ग्लूकोज का सही नाम डी प्लस ग्लूकोज है। क्या है डी प्लस ग्लूकोज है, जहां पर डी ग्लूकोज अणु के विन्यास को प्रदर्शित करता है, जहां पर डी क्या करता है ग्लूकोज के अणु विन्यास को प्रदर्शित करता है, जबकि प्लस डेक्स्ट्रा रोटेटरी का को प्रतीत करता है। क्या कहता है प्लस क्या होता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी को पढ़ता है। डी ग्लूकोज का मतलब कॉन्फ़िगरेशन बताता है, और प्लस क्या बताता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी पोजीशन को बताता है। तो देखो ग्लूकोज दो अलग अलग क्रिस्टलीय रूपों में अल्फा तथा बीटा में पाया जाता है, इन्हें एनोमर्स कहते हैं। मतलब दो रूप है उसके, इन दो रूप को क्या बोलेंगे अल्फा बीटा बोलेंगे, और सामान्यतः ये जो दो रूप के उदाहरण है इसको क्या बोल देंगे एनोमर्स बोल देंगे। फिर देखो यह दो चक्रीय रूपों में पाया जाता है जिन्हें हॉवर्थ प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन, यह दो मतलब साइकिल फॉर्म में इसको पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है हॉवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्लूकोज की 5 सदस्य वाली चक्रीय संरचना को ग्लूकोफ्यूरोनोज बोलते हैं। मतलब 5 कार्बन होते हैं ग्लूकोज की, 5 सदस्य वाली, मतलब मेंबर कितने इसमें 5 होते हैं, और इसको बोलेंगे क्या हम ग्लूकोफ्यूरोनोज बोलेंगे। ग्लूकोज की 6 सदस्य वाली ये संरचना को क्या बोल देंगे ग्लूक्टो, मतलब जिसके अंदर 5 मेंबर है ना उसको बोलेंगे ग्लूकोफ्यूरोनोज, और जिसके अंदर 6 मेंबर है ना ग्लूकोज में साइकिल में उसको बोल देंगे पायरोनोज। ठीक है, 5 वालों को बोलेंगे फ्यूरोनोज, और 6 वाले को बोलेंगे पायरोनोज। ये देखो ये है पायरोनोज जिसके अंदर क्या होता है मतलब 6 मेंबर है। ठीक है, और ये क्या है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, और जिसके पास में मतलब है कितने हैं 5 मेंबर होते हैं ना उसको बोलते हैं बीटा, बीटा डी प्लस ग्लूको जी पायरोनोज। देखो जैसे ये 1 OH 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, मतलब इसके अंदर जो अल्फा वाला रहता है ना इसके अंदर H पहले है और OH नीचे है, बस यही डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पर डिफरेंस मिलेगा। जबकि बीटा वाले में क्या देखने को मिलेगा OH ऊपर और H नीचे। अब देखो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर बराबर रहता है, कितना रहता है कार्बन, ये क्या है एक तरीके की हमारी मतलब कीटो शुगर है। ठीक है, कीटो हेक्सो शुगर है, और फिर जिसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, हमारे फ्रूट्स में देखने को मिलती है, और हाइड्रोजन कितने मिलेंगे इसके 12 मॉलिक्यूल देखेंगे। और ये कहती है सबसे मीठी ये श्रृंखला है, क्या है सबसे मीठी, यह सीधी श्रृंखला तथा सक्रिय रूप में पाई जाती है, सीधी भी पाई जाती है और मतलब साइकिल के रूप में भी पाई जाती है। इसका सीधी संरचना में विन्यास निम्नलिखित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, डी माइनस, देखो सेकंड पोजीशन पे हमको क्या देखने को मिलेगा कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा। फ्रक्टोज का सही नाम डी माइनस फ्रक्टोज या डी माइनस फ्रक्टोज होता है। ठीक है, यहाँ डी उसके विन्यास को प्रदर्शित करता है, और माइनस क्या प्रेजेंट करता है फ्रक्टोज अणु की लिवर रोटेटरी को प्रदर्शित करता है। माइनस क्या है लिवर रोटेटरी को प्रदर्शित करता है, जबकि प्लस क्या आ जाता है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्रदर्शित करता है। फ्रक्टोज दो भिन्न क्रिस्टलीय रूप, तो इसके दो रूप है। ठीक है, अल्फा और बीटा, जिसे हम क्या कहते हैं एनोमर्स कहते हैं। यह दो चक्रीय हावर्थ मतलब साइकिल में दो चक्रीय रूपों में हावर्थ प्रोजेक्शन में पाया जाता है। ठीक है, फ्रक्टोज की 5 सदस्य वाली चक्रीय संरचना को क्या बोलते हैं फ्रक्टोज फ्यूरोनोज बोलते हैं। जब 5 मेंबर हो जाएंगे ना उसको फ्रक्टोफ्यूरोनोज बोलेंगे, और 6 मेंबर वाली अगर है साइकिल तो उसे क्या बोल देंगे हम फ्रक्टोपाइरोनोज बोल देंगे। ठीक है,
इसके अंदर भी मतलब हमको यही देखने को मिलेगा, अल्फा माइनस डी फ्रक्टोफिनोलोज जो होता है ना, जिसके अंदर 5 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पोजीशन के अंदर क्या होगा, CH2OH ऊपर देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा, CH2OH जो है नीचे हो जाएगा, जबकि सारा सब OH OH अंदर, CH2OH CH2OH। फिर आ जाता है गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज जो है स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, मतलब स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, स्तनधारियों में गैलेक्टोज दुग्ध शर्करा लैक्टोज के एक भाग के रूप में पाया जाता है, इसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं। मतलब जो हमारा मिल्क होता है ना, ठीक है, दूध शर्करा लैक्टोज के एक भाग के रूप में पाया जाता है। जो लैक्टोज होती है ना, हमारी मिल्क शुगर जो है उसके एक पार्ट के अंदर पाया जाता है, हमारा लैक्टोज पाया जाता है, और इसे ब्रेन शुगर भी कहते हैं। फिर आ जाता है मेनोज, मेनोज भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक है। मेनोज अंडे के एल्ब्यूमिन में तथा वुड कास्ट में हेमिसेलुलोज के एक घटक के रूप में पाया जाता है। अंडा का जो एल्ब्यूमिन होता है ना, उसमें देखा गया है, और वुड का जो हेमिसेलुलोज है उसके घटक के रूप में पाया जाता है, ठीक है। एक तो हेमिसेलुलोज में वुड का जो मतलब लकड़ी का जो हेमिसेलुलोज है उसमें, और अंडे में जो एल्ब्यूमिन है उसमें देखने को मिलेगा ये, हेमिसेलुलोज में और एल्ब्यूमिन में। फिर देखो आ जाता है हमारा ओलिगो सेकेराइड, 2 से 10 मोनोसेकेराइड के संगठन से क्या बनता है, ओलिगोसेकेराइड बनते हैं। 2 से 10 जो मोनोसेकेराइड होते हैं ना, जब वो कंडेंस्ड होके क्या बना लेते हैं, हमारे ओलिगोसेकेराइड बना लेते हैं। 2 मोनोसेकेराइड के मध्य पाए जाने वाले बंध को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि ये एक मोनोसेकेराइड है, ये दूसरा मोनोसेकेराइड है, इसके मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। मोनिगो मोलिगो मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड की वैसे इस पर हम बात करें तो हम इसको निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, अगर 2 मोनोसेकेराइड मिल जाए तो उसे बोल देते हैं हम डाइसेकेराइड, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, सेल बायोज है, ठीक है। फिर बाद में देखिए हम अगर 3 मोनोसेकेराइड यूनिट मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं ट्राइसेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्राइसेकेराइड। इसके एग्जाम्पल में है मेलेनोजाइलोज और मेनोट्रायोज और रेफिनोज। 3 मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, मेलेनोजाइलोज बोलेंगे, मेनोट्रायोज बोलेंगे, रेफिनोज भी उसको बोलेंगे। फिर आ जाता है फोर्थ, फोर्थ के अंदर आ जाता है टेट्रासेकेराइड, आ जाते हैं टेट्रासेकेराइड के अंदर आ जाते हैं 4 मोनोसेकेराइड यूनिट मिल जाती है तो उसे हम बोलते हैं टेट्रासेकेराइड। इसका एग्जाम्पल है स्टार्चिलोज और स्कोडियोज, स्टार्चिलोज और स्कोरडियोज। अगर 5 मोनोसेकेराइड मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेंटासेकेराइड बोलेंगे, और इसका एग्जाम्पल है वर्बी वर्बे वर्बेस्कोज है, ठीक है। फिर देखो आप डाइसेकेराइड की अगर हम बात करें, डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयां होती है, कितनी होती है, और इसका जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है, मतलब कार्बन तो इसके पास में क्या होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, 22 हो जाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है इसका माल्टोज और लेक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज के अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज होता है, लेक्टोज के अंदर ग्लूकोज गेलेक्टोज होता है, ग्लूकोज गेलेक्टोज होता है, और सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। फिर देखो बात करें माल्टोज, ये है 2 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों के संघनन से बनता है। जब 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट का कंडेंसेशन होता है ना, तो उसे क्या होता है, माल्टोज बनता है, और इसका जो बॉन्ड होता है ना इसके अंदर कौन सा होता है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इसके अंदर, ठीक है। 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है ये।
इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं, माल्ट जो होती है ना, और यह भी एक अपचाई यानी कि रिड्यूसिंग शर्करा है। फिर आता है हमारा लेक्टोज। लेक्टोज जो होता है मतलब किससे बनता है, एक तो बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। एक मोल में एक मोल एव बीटा डी ग्लूकोज के एक मोल के कंडेंसेशन से बनता है। एक मोल एवं एक बीटा डी ग्लूकोज के क्या, के एक मोल कंडेंसेशन से बनता है। इनमें दोनों इकाई आपस में बीटा 14, बीटा 14 वो वाला बनता है। अल्फा माल्टोज बनता है अल्फा 12 से और अल्फा 14 से, और बीटा वाला लेक्टोज वाला बनता है बीटा 14 से। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, वाटर निकल जाता है, बेटा डी बीटा डी। ठीक है, इसे जो लैक्टोज होते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, दूध शर्करा भी कहते हैं। और ये सिर्फ केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। और ये मतलब दूध दूध में पाई जाती है, और सिर्फ और सिर्फ जो मेमल्स होते हैं उसमें देखने को मिलेगी लैक्टोज, बाकी किसी में भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर बात करें, देखो थोड़ा जाती है, माल्टोज हो गया हमारा, और लैक्टोज हो गया। माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज, हम किसको कैसे याद करेंगे, माल्टोज लैक्टोज एमएलए से याद करेंगे। एमएलए का मतलब है माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज। देखो सबसे पहले इसकी बात करें, ठीक है, यह अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल एव माइनस, इसके पास में होता क्या है, सबसे पहला तो जीएफ होता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिल करके बना होता है। ग्लूकोज रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, अल्फा डी प्लस के अंदर रहता है। ठीक है, और जो बीटा रहता है, जो फ्रक्टोज रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, बीटा डी माइनस के अंदर हर रहता है। ठीक है, और दोनों के कंडेंसेशन, इसमें दोनों शर्करा अल्फा 1 ग्लूकोपाइरिनोज, अल्फा 1 ग्लूकोपाइरिनोसाइड और बीटा 2 फ्रक्टो फ्रक्टोपाइरिनोसाइड बॉन्ड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किससे बनकर होती है, अल्फा 1 ग्लूकोपाइरिनोसाइडेज और बीटा 2 ग्लूकोपाइरिनोसाइड बॉन्ड से बनी हुई रहती है। यह व्यापक शर्करा है। कैसे शर्करा है, व्यापक शर्करा है। इसे किचन शर्करा या सेक्रोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किचन शर्करा या सेक्रोज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह एक इनर्ट शुगर है। कैसी है, इनर्ट शुगर है, क्योंकि इस इसके जल अपघटन पर यह घूर्णन के चिन्ह है डेक्स्ट्रो प्लस से माइनस लीवो में बदल जाती है। इनर्ट शुगर है, ठीक है। जब इसका वाटर जल अपघटन करते हैं ना, तो ये डी प्लस है ना, वो एल माइनस में चेंज हो जाता है, डी प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी रेक्सो पॉजिटिव जो है लिवोलेटोट्री माइनस में चेंज हो जाता है। फिर देखो अगर नोट की बात करें, ट्राई हेलोज, ट्री हेलोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है जो केवल, ट्री हेलोज क्या है, डाइसेकेराइड है जो कीटों के हीमोलिम्फ में पाया जाता है। कीटों का जो हीमोलिम्फ है ना, वो सिर्फ उसमें पाया जाता है। यह अब यह ग्लूकोज की दो इकाइयों के जुड़ने से बनती है, यानी कि ग्लूकोज की दो यूनिट जब जुड़ेगी ना तब बनेगी। और ये एक तरीके की क्या है, डाइसेकेराइड तो है ही। ठीक है, और दो क्या है, ग्लूकोज है। इसे हम कहते हैं ट्री हेलोज बोलते हैं, और ये हीमोलिम्फ में पाई जाती है। फिर आ जाती है दूसरा पॉइंट है रिड्यूसिंग शुगर। एक शर्करा के एनोमेरिक कार्बन का ऑक्सीडेशन, मतलब एक शर्करा का मतलब जो एनोमेरिक कार्बन रहता है ना, उसका ऑक्सीडेशन Cu+2 या Fe+3 द्वारा केवल रेखीय रूपों में होता है। एनोमेरिक का कार्बन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन अगर हमको करना है तो किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीडेशन अगर करना है तो या तो Cu+2 की प्रेजेंस में या फिर Fe+3 की प्रेजेंस में Fe3+ द्वारा केवल रेखीय रूपों का होता है, जो जटिल रूपों के साम्य अवस्था में रहता है। क्या होता है, साइक्लिक अवस्था के साम्य अवस्था में रहता है। डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड की संरचना में एक मुक्त एनोमेरिक कार्बन वाली श्रृंखला का अंतिम शिरा, मतलब डाइसेकेराइड है और जो पॉलीसेकेराइड है की संरचना में एक मुक्त एनोमेरिक कार्बन वाली श्रृंखला का अंतिम शिरा रिड्यूसिंग एंड कहलाता है। मतलब उसमें क्या रह जाता है, डाइसेकेराइड में और मोनोसेकेराइड में, अगर ओलिगोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड में। ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारा डाइसेकेराइड है
और ये क्या है, पॉलीसेकेराइड। इसमें जो एक एनोमेरिक कार्बन रहता है ना, उसका एंड जो है फ्री रह जाता है, अंतिम वाला जो है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। ठीक है। एवं इस रिड्यूसिंग सिरे वाली शर्करा को रिड्यूसिंग शर्करा कहते हैं। ठीक है। रिड्यूसिंग इसको क्या कह देंगे, जो एंड रिड्यूस रह गया उसका रिड्यूसिंग शर्करा कहते हैं। फिर देखो आ जाता है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड है ना, इसमें क्या हो जाता है, 3 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। और इसके पास में क्या होता है, मतलब कार्बन तो कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 32 होते हैं। ऑक्सीजन कितने होते हैं, 16 होते हैं। कार्बन कितने, 18। हाइड्रोजन कितने, 32। ऑक्सीजन कितने, 36। ये एग्जाम्पल है इसका, मिलोनो ऑक्सीलोज। ठीक है। और मेनो ट्रायोज है, रेफिनोज है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। मिलोनोजाइलोज है ना, इसके पास में क्या होता है, 21 रहता है। देखिए 2 ग्लूकोज रहता है, 1 फ्रक्टोज रहता है। मेनो ट्रायोज जो है, उसके पास में 1 G2 रहता है, ग्लूकोज और गिलक्टोज रहता है, 11 G2। फिर देखो जो रेफिनोज है ना, उसके पास में एक तो गिलक्टोज ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है, और ये मतलब वो 3 चीजें है इसके पास में, ग्लूकोज, गिलक्टोज और फ्रक्टोज है। ये ट्री सेकेराइड के एग्जाम्पल है। फिर आता है टेट्रासेकेराइड। ये 4 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। जो टेट्रासेकेराइड होता है ना, वो कितने इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये 4 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है इसका स्टार्चिलोज और स्कोरडोज, ये एग्जाम्पल है सारे के सारे। फिर रहता है पेंटासेकेराइड। ठीक है। पेंटासेकेराइड जो होता है ना, ये 5 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बनते हैं। कितने से मिलकर बनते हैं, 5 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर के ये बनता है। और एग्जाम्पल है इसका वर्बिकोज। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वर्बिकोज है। फिर बात के नजर आता है, थर्ड आ जाता है हमारा पॉलीसेकेराइड आ जाता है। कौन सा है, पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, मतलब 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयां से मिलकर बनते हैं। जब दो बहुत ज्यादा 10 तक हो जाती है ना मोनोसेकेराइड यूनिट, तो इसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ये मतलब सीधी हो सकती है और ब्रांच्ड दोनों हो सकती है। और स्वाद में जो है ये मीठे नहीं होते हैं। और ये मतलब सामान्यतः क्या होते हैं, ग्लाइकन्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो होते हैं मतलब होमोपॉलीसेकेराइड या होमोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। और दूसरा कैसे होते हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, जिसे हेटेरोग्लाइकन्स भी बोलते हैं। अब फर्स्ट की बात करें, हम होमोपॉलीसेकेराइड या होमोग्लाइकन्स की बात करें। ठीक है। ये सरल प्रकार के पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है। और ये समान प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। मोनोसेकेराइड समान होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉलीसेकेराइड इनमें मतलब वो नीचे कुछ हमको दिए गए हैं। होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल या फिर होमोग्लाइकन्स के एग्जाम्पल, तो फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर ही स्टार्च। ठीक है। स्टार्च की अगर हम बात करें, एक सेकंड। देखो जो स्टार्च होता है ना, यह पादपों का सबसे महत्वपूर्ण संचित भोज्य पदार्थ है। मतलब प्लांट के अंदर जो स्टोर फूड रहता है वो किसके फॉर्म में रहता है, स्टार्च में रहता है। और ये जल में मतलब डिजोल्व जो है नहीं होता है। ठीक है। यह अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। किसका है पॉलीमर, अल्फा डी का पॉलीमर है। तथा 2 संगठन अमाइलोज तथा अमाइलोपेक्टिन से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, 2 संगठकों अमाइलोज तथा अमाइलोपेक्टिन से बना होता है, जिनमें इनका अनुपात कितना होता है, 1:4 होता है। अब अगर हम अमाइलोज की बात करें, ठीक है, अमाइलोज के पास में क्या है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज होता है। अमाई के पास में क्या है, अम्मी के पास में अल्फा 1 4। ठीक है। फिर बात के अंदर आ जाता है, इसमें 200 से 1000 ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। कितने होते हैं, 200 से 1000 ग्लूकोज के क्या होते हैं, एक लग होते हैं। और बॉन्ड कौन सा है, अल्फा 14 है अम्मी के पास में। लीप
ये क्या है, अशकित हेलिकल संरचना है, मतलब हेलिकल तो है ये लेकिन अनब्रांच्ड है। और जल में क्या हो जाती है, ये घुल जाती है। ठीक है, यह स्टार्च में 15 से 20% होते हैं। कितने होते हैं, कितने होते हैं, 15 से 20% होता है स्टार्च के अंदर। आयोडीन के साथ कैसा कलर दे देते हैं, ये नीला कलर देते हैं आयोडीन के साथ में। आयोडीन के साथ में कैसा कलर देते हैं, नीला कलर देते हैं ये। फिर देखो है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के ये शाखित श्रृंखला है, शाखित श्रृंखला वाला बहुलक है, जिसमें एक सीधी श्रृंखला पर प्रत्येक 24 से 30 एकलकों के अंतराल के बाद एक शाखा पाई जाती है, शाखित है। ठीक है, और सीधी श्रृंखला पर प्रत्येक 24 से 30 एकलकों के अंतराल के बाद एक शाखा पाई जाती है। एकलक अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। कौन से बॉन्ड से, अल्फा 1 और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच रहते हैं, तथा शाखित बिंदुओं पर अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, एकलक पर ये किस से जुड़ते हैं, एकलक पे जुड़ते हैं मोनोमर से, अल्फा 14 अल्फा अल्फा 14 से। जबकि जहां ब्रांच हो जाता है तो वहां कितना हो जाता है, अल्फा 16 जाता है। और कितना देता है स्टार्च के अंदर इसका अमाउंट, 80 से 85%। और ये मतलब लाल कलर देते हैं आयोडीन के साथ में। कैसा कलर दे देंगे, आयोडीन के साथ में लाल कलर दे देते हैं। फिर देखो अल्फा 1 16 वाला है, कब, जब ये ब्रांच हो जाती है, एक बहुलक दूसरे से जुड़ जाता है। सिर्फ एक के अंदर ही बात करें, मोनोसेकेराइड के यूनिट के अंदर, तो इसके पास में कौन सा बॉन्ड है, अल्फा 14 है। फिर आ जाता है इसके पास, दूसरा आ जाता है ग्लाइकोजन बी। बी जो होता है ना, यह जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मतलब एनिमल का जो स्टोर्ड मटेरियल है वो क्या है, ग्लाइकोजन है। इसे जंतु स्टार्च, एनिमल स्टार्च कहते हैं। ठीक है, यह यकृत, मस्तिष्क और पेशियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि लीवर में, ब्रेन में और मसल में ज्यादा देखने को मिलेगा ग्लाइकोजन जो है। यह ईस्ट तथा अन्य कवकों में, ईस्ट में भी पाया जाएगा, और कुछ फंजाइस है, फंजाई उनके अंदर भी रहता है ये। इसकी संरचना अमाइलोपेक्टिन के समरूप होती है। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो किससे देखेगी, मिलेगी अमाइलोपेक्टिन से मिलेगी। अब यह अत्यधिक शाखित मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड, यानी कि बहुत ज्यादा शाखित है ये। इसकी मोनो मतलब क्या है, बहुत ज्यादा ब्रांच है ये। और इसकी मोनोमर यूनिट जो होती है ना, उसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। मोनोमर यूनिट को क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। इसकी सीधी श्रृंखला में अल्फा 1 4 लिंकेज तथा दो शाखाओं में अल्फा 1, मतलब अगर एक सीधी मोनोमर है, मतलब सीधी श्रृंखला है इसकी चेन जो है, उसमें कौन सा है, अल्फा 14 है। जबकि अगर ब्रांच हो जाए दूसरी चेन के साथ में, तो कैसा है इसके अंदर, अल्फा 16 है। और यह भी क्या, मतलब लाल कलर देगा आयोडीन के साथ में। ग्लाइकोजन कवक, मतलब ग्लाइकोजन है, मतलब जो फंजाई में भी स्टोर्ड फूड मटेरियल है। फिर आ जाता है थर्ड, सेल्यूलोज। यह पादप जगत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, मतलब प्लांट के अंदर पाया जाएगा सबसे ज्यादा। यह स्वपोषित पादपों की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होते हैं। जब जो ऑटोट्रोफिक प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, सेल्यूलोज है। यह सीधी श्रृंखला वाला पॉलीसेकेराइड, यानी कि एक चेन के अंदर प्रेजेंट रहेगा ये। और ये क्या है, एक तरीका का बीटा डी ग्लूकोज है। और इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है कितनी होती है, बीटा 14 होती है। ठीक है, यह जल में अविलय है। सेलुलोज भी है जो जल में क्या है, अविलय है, डिसॉल्व नहीं होगा। यह कपास रेशे का 90%। ठीक है, कपास के जो फाइबर है ना, कॉटन फाइबर, उसमें 90% होता है सेलुलोज जो है। और वुड के अंदर देखें तो 50% भाग में होता है। यूरोकोडेट एनिमल में एक सेलुलर समान पदार्थ पाया जाता है जिसे ट्यूनिशिन बोलते हैं। यानी कि जो यूरोकोडेट है ना, उनमें मतलब एनिमल में हमको पता है सेलुलर नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें हमारा जो यूरोकोडेट एनिमल्स है, ठीक है, उसके अंदर इसके जैसा एक चीज पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूनिशिन बोलते हैं। फिर देखो आ जाती है काइटिन। ठीक है, काइटिन की अगर हम बात करें, यह नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है। अकेशनिकों के बाह्य कंकाल का महत्वपूर्ण संरचनात्मक पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये, नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है एक तो। और जो हमारे वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट जो है,
मतलब इनवर्टिब्रेट है। उनका जो एक्सोस्केलेटन है मतलब उसका मतलब किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड, काइटिन पॉलीसेकेराइड का मिलके बना होता है। ठीक है, इसकी मोनोमर यूनिट जो देखें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा हमको, एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन मिलेगा मोनोमर यूनिट के अंदर, एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन मिलेगा। और ये क्या है, बीटा 14, इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। और ये क्या है, काइटिन के साथ में कैसा कलर देता है, नीला कलर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पृथ्वी पर दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, मतलब सबसे पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखें कार्बनिक पदार्थ किसके बाद में, हमारा जो क्या है दूसरा, वो क्या है हमारा, काइटिन है। इसे फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। अब देखो अब आ जाता है इनुलिन। इनुलिन, जीएफआर का मापन इनुलिन से किया जाता है। जीएफआर का जो मापन है ना वो किससे किया जाता है, इनुलिन से किया जाता है। यह कंपोजिटी कुल के पादपों जैसे डहेलिया के रूट में पाया जाता है। कंपोजिटी फैमिली है ना, उसका जो प्लांट अगर देखे हमें कौन सा है, ये डहेलिया है। डहेलिया की रूट के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, इनुलिन देखने को मिलेगी। ठीक है, यह एक लाख इकाइया फ्रक्टोज होती है और इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, फ्रक्टोज है। और इसके अंदर जो बॉन्ड है ना वो कौन सा है, बीटा 12 है। ठीक है, कौन सा है, बीटा 12 है। इसके क्रिस्टल पंखे फेन या वीक आकार के होते हैं। इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, पंखे या फेन व्हील के आकार के होते हैं। इंडोलिल जल में घुलनशील होता है, पॉलीसेकेराइड है। जल में क्या है, ये घुलनशील है। ठीक है, और एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, जिसका उपयोग जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज्ञात करने में करते हैं। क्या है, हम ग्लो फिल्ट्रेशन ज्ञात करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे 6 एग्जाम्पल किसके थे, हमारे होमोपोलीसेकेराइड के एग्जाम्पल थे, जो ये एक यूनिट से मिलकर के बने हैं। अब बात करें हम हेटेरोपोलीसेकेराइड या हेटेरोग्लाइकेन्स की अगर बात करें, ठीक है, इन्हें हेटेरोपोलीसेकेराइड नाम दिया गया क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। मतलब ये सेम मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर के नहीं बने होते हैं, अलग अलग से मिलकर के बने होते हैं। सब हेटेरोपोलीसेकेराइड नहीं, अगर इसके एग्जाम्पल देखें हम तो, मतलब एग्जाम्पल देखें तो ये है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, ये एक लसलसाया चिपचिपा पॉलीसेकेराइड है, मतलब चिपचिपा सा दिखा है, प्रतीत होगा अगर हम इसको टच करेंगे। और इसके पास में क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नाम, और एन एसिड और डी ग्लूकोरोनिक एसिड होता है। क्या होता है इसके पास में, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकोरोनिक एसिड का ये बहुलक है। यह संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। कौन सी टिश्यूज में, संयोजी टिश्यूज में पाया जाता है ये, तथा अंतरकोशिकीय सीमेंट की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, अंतरकोशिकीय सीमेंट की तरह काम करेगा। फिर रहता है कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, यह हाइलुरोनिक एसिड के नाम समान संरचना युक्त है। किसके समान, हाइलुरोनिक एसिड के समान संरचना युक्त है। इसमें अमीनो एसिड, अमीनो शर्करा, एन एसिडाइल ग्लाइकोसामाइन एवं ग्लूकुरोनिक एसिड उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इनमें इसमें इस अमीनो शर्करा एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन एवं ग्लूकुरोनिक एसिड जो है प्रेजेंट होते हैं। यह कंडार, टेंडन्स, उपास्थि तथा संयोजी टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यूज उनमें प्रेजेंट होते हैं। देखो कॉन्ड्रीन सल्फेट है ना, ये हाइलुरोनिक एसिड के समान ही है एक तरीके से देखें तो। इसमें एनेसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, ठीक है, और ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो टेंडेंस है वहां पे हमको देखने को मिलेगा हमको ये। फिर देखो आ जाता है मतलब हिपेरिन आ जाता है। हिपेरिन की अगर बात करें, यह है प्रबल प्रतिस्कर पदार्थ है। यह मास सेल द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा, मास सेल द्वारा उत्पन्न किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। डी ग्लूकोनिक एसिड तथा एन सल्फेट ग्लूकोसामाइन से बना होता है। किससे बना होता है, डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एन सल्फेट ग्लूकोसामाइन से मिलकर के बना होता है। पेक्टिन की अगर बात करें, यह मध्य पटलिका में पाया जाता है, जो कि पादप कोशिकाओं की सेल वॉल की एक परत है। कहाँ पाया जाएगा, जो मतलब मिडिल लेमिना है वहां पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और ये एक सेल वॉल की लेयर ही है। ये मिथाइलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एसिड गैलेक्टोज तथा अल्बुनोज से बना होता है। किससे किससे, मिथाइलेटेड इलेक्ट्रॉनिक एसिड है और गैलेक्टोज है, इनसे बना होता है। अब बात करें हम हेमिसेलुलोज की। हेमिसेलुलोज जो होता है ना, ये भी एक तरह का हेटेरोपोलिसैकेराइड है।
मेनोज, गेलेक्टोज, ठीक है, एल्बिनोज, जाइलुलोज से ये बना होता है। यह जल में अम्लीय है, मतलब वाटर के अंदर ये घुलनशील नहीं है। यूरोनिक एसिड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हेमिसेलुलोज दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हम यूरोनिक एसिड है उसकी बेसिस पे अगर बात करें तो ये जो हेमिसेलुलोज है वो दो प्रकार के हैं। एक तो है पेंटासोनंस, जिसके अंदर यूरोसोनिक एब्सेंट होते हैं, पेंटासोनिक के अंदर। पॉली यूरोनाइट्स के अंदर देखें हम तो इसके अंदर यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। यह पादपों की प्राइमरी सेल वॉल का एक संगठन है, मतलब कंपोनेंट है प्राइमरी सेल वॉल का। हेमिसेलुलोज जो है इसमें ओविरिपाम से प्राप्त होता है, किससे? जो कि बाई बिलियर्ड बॉल बनाने में काम आता है, बिलियर्ड बॉल बनाने में काम आता है। फिर देखो अब बात करें हम जंतुओं में, कुछ क्वेश्चन देखे जंतुओं में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण शर्करा है तो कौन सी है? हमारी ग्लूकोज है। फिर देखो क्वेश्चन, सुक्रोज जल अपघटन होता है, सुक्रोज जल अपघटित होता है तो किसमें होता है? इन्विटेज से। जटिलता से बढ़ते हुए क्रम पर सही क्रम देखो, सबसे पहले जटिल कौन है? फ्रक्टोज है, फिर माल्टोज है, फिर ओलिगोसेकेराइड है, फिर स्टार्च है। एक ट्रिक बना देते हैं इसकी, फ्रक्टोज है, ठीक है, जीमो, फमो, फमोस, इसको हम फमोस बना के याद कर सकते हैं, कैसे? फैमोस, ठीक है, जिसमें होता है फ्रक्टोज, माल्टोज, ओलिगोसेकेराइड, स्टार्च। फिर देखो फोर्थ आ जाता है हमारा माल्टोज। माल्टोज ये नहीं है तो गलत आंसर। क्वेश्चन देखो, ग्लाइकोजन का एक बहुलक है, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? तो ये क्या है? एक तरीके का ग्लूकोज का पॉलीमर है। फिर किसे एनिमल स्टार्च कहते हैं? एनिमल स्टार्च किसको कहते हैं? हम ग्लाइकोजन के कहते हैं। सुक्रोज जो है किसमें देखने को मिलेगा? शुगर केन में देखने को मिलेगा। सेलुलोज क्या है? एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। डाई मोनो या लिपिड है तो पॉलीसेकेराइड एक तरीका का ये। देखो कौन सी संग्रहित पदार्थ का उपयोग एक भूखा मनुष्य सबसे पहले करता है? मतलब सबसे अगर भूखा है तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये सबसे सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट है तो सबसे सिंपलेस्ट जो है ना सामान्य नॉर्मल हो गया ग्लूकोज। कौन सा स्वाद में मीठा लेकिन शर्करा नहीं है? तो सेकेराइड, सेकेरिन्स है, शर्करा नहीं है, ये स्वाद में तो मीठी है लेकिन ये एक तरीके की शुगर नहीं है। अब एक सेकेंड,